तो आज का पॉलिटी का टॉपिक है महनावादी और नियंत्रक लेखा परीक्षक, जिसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया गया है, तो आप इस वीडियो को देख लेंगे ताकि आपको कोई क्वेश्चन न छूट पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो महनावादी और नियंत्रक लेखा परीक्षक भारत के 3 बड़े विधि अधिकारी, भारत के जो है 3 बड़े विधि अधिकारी हैं। तो पहला विधि अधिकारी में हम लोग देखेंगे भारत के महान्यायवादी, जिसको क्या बोले, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम लोग बोलते हैं महान्यायवादी बोलते हैं, और महाधिवक्ता को हम लोग सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। महाधिवक्ता को क्या बोलते हैं दोस्तों? सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है महाधिवक्ता को। और तीसरे बड़े विधि अधिकारी हो गया भारत के अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको भारत के महान भारत के अपर महाधिवक्ता कहा जाता है, भारत के अपर महाधिवक्ता कहा जाता है। और ये 3 बड़े विधि अधिकारी है, 3 बड़े विधि अधिकारी है। और इस प्रकार जो कोई व्यक्ति तो प्रथम महान्यायवादी तो बने होंगे। तो ये प्रथम महान्यायवादी पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखें एमसी सीतलवाड़ जो थे प्रथम जो महान्यायवादी बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर। भारत को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को जो है, ये जो है भारत सरकार को कानूनी विषय में जानकारी परामर्श कौन देता है? तो ये आपको याद रखेंगे, महान्यायवादी को हम लोग अटॉर्नी जनरल जनरल बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ही बोलते हैं। तो ये भारत सरकार को कानूनी रूप में सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए ये महान्यायवादी ही इम्पोर्टेंट है, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है भारत का महान्यायवादी ही है। भारत का सबसे बड़े विधि अधिकारी कौन हो गया? तो महान्यायवादी ही है। भारत का महान्यायवादी का बताएंगे, ये जो है किसका विधिक सलाहकार होगा? भारत का महान्यायवादी किसका विधिक सलाहकार होगा? ये भारत सरकार का होगा, भारत सरकार का। ये सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? तो ये आपको याद रखें, महान्यायवादी ही है। इम्पोर्टेंट फैक्ट में यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रपति के महान्यायवादी को सौंपे गए काम, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। राष्ट्रपति ने इनको जो है कर्तव्य सौंपा गया है। तो देखेंगे पहला कर्तव्य क्या हो गया, भारत सरकार से संबंधित मामले को लेकर आपको जो है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से ये पेश करेगा। पहली बात बोला गया था, ये महान्यायवादी का काम क्या है? भारत सरकार से संबंधित मामले को लेकर आपको सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करेगा। दूसरा कर्तव्य बताया गया है कि संविधान के आर्टिकल है 143 के अंतर्गत में, 143 के अंतर्गत में राष्ट्रपति की ओर से आपको उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। ये जो है आर्टिकल याद रखेंगे, 143 जो है, इस आर्टिकल का प्रयोग करके जो है राष्ट्रपति की ओर से आपको उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। कौन करेगा? तो ये महान्यायवादी काम करेगा। ये कर्तव्य दायित्व दिया गया है। तीसरा कर्तव्य ये महान्यायवादी को दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, सरकार से संबंधित किसी भी मामले आपको उच्चतम यानी आपको हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार दिया गया, यानी आपको सुप्रीम कोर्ट और आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई करने का अधिकारी के रूप में कौन काम करेगा? तो ये महान्यायवादी काम करेगा। चलिए, ये तो इम्पोर्टेंट जानकारी था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आर्टिकल 76 के सब आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 76 के सब आर्टिकल 4 के अनुसार जो है महान्यायवादी की नियुक्ति प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा। तो ये जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है महान्यायवादी, जिसकी आर्टिकल की जानकारी याद रखेंगे, आर्टिकल 76 के सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 76 के सब आर्टिकल 4 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से पद धारण करेगा महान्यायवादी काम। तो ये बात करते हैं भारत के जो है, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में, तो ये संसद के कार्रवाई में भाग ले सकता है। हाँ भैया, बिल्कुल ये भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदनों में आपको इसको बोलने का अधिकार दिया गया, कार्रवाई में सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार है भाई। पहली नंबर बात हो गया। और ये, लेकिन ये याद रखेंगे, वोटिंग करने का अधिकार नहीं है इसको, जो वोट देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को जो बोलने का अधिकार है, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, हाँ, और संसदीय कमेटी का सदस्य बनने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार इसको नहीं दिया गया है। ये बात याद रखेंगे। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। सॉलिसिटर जनरल कौन होंगे?
तो ये जो आपको याद रखें, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, ये महान्यायवादी के अधीनस्थ होते हैं, यानी महान्यायवादी के अधीन काम करने वाले अधिकारी को क्या बोलेंगे, सॉलिसिटर जनरल कहा जाएगा। और बात किया जाए वर्तमान में महान्यायवादी कौन, के वेणुगोपाल है, के वेणुगोपाल, और ये समय के साथ ही बदलते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महान्यायवादी का पद संविधान के आर्टिकल 76 के अंतर्गत में एक संवैधानिक पद है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, महान्यायवादी का पद ये सब संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। ये संवैधानिक पद है, जिसकी आर्टिकल की जानकारी याद रखें, आर्टिकल 76 में बताया गया है। लेकिन महाधिवक्ता का पद जो है संवैधानिक न होकर आपको वैधानिक है। महाधिवक्ता पद कैसा है, तो ये वैधानिक है। लेकिन आपको महान्यायवादी कैसा पद है, तो आपको संवैधानिक पद है। महाधिवक्ता और महान्यायवादी में कंफ्यूजन नहीं करना है ना। महाधिवक्ता आपको वैधानिक पोस्ट है, आपको महान्यायवादी आर्टिकल 76 में, और ये आपको संवैधानिक पोस्ट होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भारत के प्रथम नियंत्रण और लेखा परीक्षक कौन थे, तो बी नरहरि राव थे। बी नरहरि राव आपको देश के प्रथम नियंत्रण और लेखा परीक्षक इनको बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको राज्य सरकार को कानूनी विषय में कौन परामर्श देगा। राज्य सरकार के कानूनी विषय में ये आपको महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता जो होता है ये वैधानिक पद है, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी को क्या कहा जाएगा, महाधिवक्ता बोला जाएगा। और महान्यायवादी आपको देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, संसद की लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। जब आपको भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक भाग लेगा। आपको संसद के लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी में उपस्थित होने का अधिकार, बैठक यानी भाग लेने का अधिकार किसको हो जाता है, तो आपको भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक भाग लेगा। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG का पद की बात करते हैं, सृजित किया गया है। तो ये आपको CAG का पद जो है ये सृजित किया गया संविधान के द्वारा। ये इसकी जानकारी हमें इस संविधान में उल्लेखित किया गया है, कोई संशोधन करके नहीं जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पूछ रहा है, कार्यकाल कितने वर्षों का होगा। ऑप्शन में दे देगा 5 वर्ष, 6 वर्ष, लेकिन याद रखना है ये 6 वर्षों का नियंत्रण लेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है, किसका मार्गदर्शक होगा, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। नियंत्रण लेखा परीक्षक जो किसका मार्गदर्शक होता है, तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नियंत्रण लेखा परीक्षक जो होता है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को लोक निधि का प्रमुख अभिभावक कहा जाता है ना। चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक फोर्सेस का आपको महालेखा परीक्षक का, तो ये प्रमुख रूप से गार्जियन होता है। क्वेश्चन एक बार और देखेंगे, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को लोक निधि का प्रमुख अभिभावक कहा जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्चा का वित्तीय जांच कौन कर सकता है। केंद्र सरकार कितना खर्चा कर रहा है, राज्य सरकार कितना खर्चा कर रहा है, इसका वित्तीय जांच करने का अधिकार किसको, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के ये अधिकार क्षेत्र में आता है। नियंत्रण नियंत्रण और महालेखागार के पेंशन और भत्ता किस पर भारित रहता है, तो ये भारत के संचित निधि से इनका पेंशन दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। कहां से दिया जाएगा, भारत के संचित निधि से ये भारित होता है। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा से संबंधित आर्टिकल की बात करते हैं, जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 148 में कहा गया है, 148 में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाएगा और पदमुक्त की जानकारी मिलती है। यानी आपको भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के जो नियुक्ति की जानकारी किस आर्टिकल, नियुक्ति आपको 148 में नियुक्ति हो गया। और 149 में क्या बताया गया है, आपको इसके कार्य और शक्तियों की जानकारी 149 में। और राष्ट्रपति को जो है क्या करेगा, सलाह देगा, है ना। संघ और राज्य के आपको लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह आपको आर्टिकल 150 में देता है, या आर्टिकल 150 में।
और आर्टिकल 151 में क्या क्या आ गया है, रिपोर्ट यानी अंक अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंक अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट जो है, ये जो है संसद के यानी सभा के पटल पर रखने का काम करेगा। तो ये आपको महालेखा परीक्षक करेगा, कि जिसकी जानकारी आपको किस आर्टिकल में, आर्टिकल 151 में बताया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों, चलिए एक बार और याद रखिए, 148 में बताया गया महालेखा का नियुक्ति किया जाएगा, और उसका कार्य और शक्तियों की जानकारी 149 में हो गया। 50 में आपको राज्य और संघ के जो है से संबंधित जो है लेखा प्रारूपों से संबंधित राष्ट्रपति को सलाह देने की बात करते हैं। और आपको रिपोर्ट जो है संसद के किसी भी सदन की जो रिपोर्ट में ये अपना रिपोर्ट जो पेश कराता है आपको 151 में। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये महालेखा परीक्षक के जितने भी क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो था। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।